प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के अंदर किस तरह से विभिन्न प्रकार के नियमों का हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम दो पूर्ण संख्याओं को एक साथ गुणा करें या एक साथ जोड़ें कि जिससे हमें जल्दी से जल्दी उनका गुणनफल और जोड़ प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। हमको इसमें 3 या 3 से अधिक संख्याएं दी गई होंगी और उसमें हम इनको उपयुक्त क्रम में लगाएंगे। आप चाहें तो सीधे भी योग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त क्रम, अर्थात ऐसी दो संख्याओं को एक साथ लिखना है जिनका हम योग करें तो उनके इकाई या दहाई का योग के स्थान पर, अंक के स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए 837 के साथ अगर हम 363 लिखेंगे पहले, तो हमारा इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर 0 आ सकता है। कैसे? इनको हमने एक कोष्टक में लिखा और 208 को कर दिया अलग। देखिए अब 3 और 7 इसका जोड़ हो गया 10 की 0 हासिल लगी 1, फिर 6 और 3 9 और 1 हासिल की हो गया 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 और 3 4 और 8 12। तो इस तरह से देखिए इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो कितनी आसानी से इनको जोड़ने पर हमें 1200 प्राप्त हो गया। 1200 में क्या जोड़ना है हमको, 208। तो इसको हम बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। 1200 में जोड़ दिए हमने 200, तो 1200 और 200 कितने हो गए, 1408। तो अर्थात इससे हमको ये सीखने को मिला कि हम जो भी हमको पूर्ण संख्याएं दी गई है उनको किसी भी क्रम में लिखकर जोड़ सकते हैं और ऐसी संख्याओं को एक साथ लिखना चाहिए जिनका हम योग करें तो उनके इकाई या दहाई के अंकों के स्थान पर या और भी अधिक अंकों के स्थान पर 0 आ जाए, जिससे जोड़ने में आसानी रहे। अब देखिए इसी का बीवा भाग, इसमें भी हमको 4 संख्याएं दी गई है, तो इसमें से हमको किस तरह से लिखें कि वही नियम की इकाई और दहाई के स्थान पर या और अधिक स्थान पर 0 आ जाए। तो देखिए 3 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, अर्थात 1962 और 1538 को हम एक साथ लिख लेंगे। अब हमको ये जोड़ करके देखना पड़ेगा कि किसका इकाई का अंक जोड़ें कि वो 0 हो जाए। ऐसे देखिए 453 का 3 और 647 का 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 453 प्लस 647। अब 1962 में 1538 जोड़ेंगे, देखिए कितना प्राप्त होता है। इकाई में इकाई जोड़नी है, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा और हजार में हजार। तो 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1 और 3 4 और 6, 10 की 0 हासिल लगी 1 और 5 6 और 9, 15 की 5 हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 3। तो इस तरह से इनका योग प्राप्त हो गया 3500 प्लस 7 और 3, 10 की 0 हासिल लगी 1 और 4 5 और 5, 10 की 0 हासिल लगी 1 और 6 7 और 4 11। अब देखिए कितना आसान हो गया जोड़ना, 3500 प्लस 1100, इनका जोड़ प्राप्त हो गया हमें 4600। तो इस प्रकार बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमको किन संख्याओं को एक साथ लिखें कि हमारा जोड़ जल्दी से जल्दी हो जाए। और ऐसी दो संख्याओं को एक साथ लिखिए इन सवालों में जिनमें हमको इकाई दहाई के स्थान पर जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा हो, 0 प्राप्त हो रहा हो। प्रश्न नंबर 2 में भी देखिए वही है, उपयुक्त क्रम में लगाकर। अब जोड़ की जगह क्या हो गया, गुणनफल ज्ञात करना है हमको। 3 संख्याएं दी गई है, इसमें भी हमको ऐसी दो संख्याओं को एक साथ लिखना है कि जिनका हम गुणा करें तो हमें 10 100 या 1000 का गुणज प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 50 अगर हम करेंगे तो 50 दूनी कितना होता है, 100। तो इस तरह से 2 गुणा 50 को एक साथ लिखेंगे और 1768 को अलग तीसरे स्थान पे लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे पहले, तो 50 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 100।
अब देखिए कितना आसान हो गया गुणा करना। 100 को 1768 से गुणा कर लेंगे तो किसी भी संख्या को जब हम 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 2 शून्य लगा देते हैं, गुणा करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस तरह से उपयुक्त क्रम में लगाने से हमको मौखिक गुणनफल ज्ञात हो गया। नहीं तो आप इसको इससे गुणा करते, फिर इस संख्या को इससे गुणा करते और उसमें समय भी क्या होता, ज्यादा लगता। तो हमको उन संख्याओं का चुनाव करना चाहिए जिनमें हमको गुणा करें तो 10 या 10 के गुणज प्राप्त हो जाएं, या 100 या 100 के गुणज प्राप्त हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर इसको करेंगे जब 8, कैसे मालूम पड़ता है, देखो 8 को 1 से गुणा करो 8 ही आने वाला है, अर्थात 0 नहीं आ रहा है। इकाई को इकाई से गुणा करके चेक कर सकते हैं आप। 8 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 8 पंजे 40, 40 का इकाई का अंक क्या होता है, 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 8 और 125 को एक साथ लिख देंगे। 8 गुणा 125 गुणा 291। अब 8 को 125 से गुणा कर रहे हैं, देखिए 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो इस तरह से 125 को 8 से गुणा किया, क्या प्राप्त हो गया, 1000। तो 1000 को 291 से गुणा करना है। अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दिया है जितने शून्य होते हैं उतने शून्य आप उस संख्या के आगे लगा दीजिए। तो 291 के आगे हम लगा देंगे 3 शून्य। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 2,91,000 गुणनफल। ये भारतीय पद्धति में बोलते हैं, विदेशी पद्धति में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 291,000। तो इस तरह से कोई भी हमको संख्याएं दी गई है, आप उनमें संख्याओं का चुनाव करो और उन 2 संख्याओं को एक साथ लिखो जिनका गुणनफल 100 आ जाए, 1000 आ जाए या 10 आ जाए या इनका गुणा जा जाए। देखिए अब एक सवाल और करते हैं। यहाँ पर 625 गुणा 279 गुणा 16। अब देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा, इकाई का अंक 0 नहीं आया है। तो 5 को हम किससे गुणा करें, पहले 6 से गुणा करें। देखो 5 छिक्के 30, 0 आ गया इकाई का अंक, अर्थात 625 और 16 को हमको एक साथ लिखना चाहिए। देखिए 625 गुणा 16 एक कोष्ठक में गुणा 2 7 9 279 एक कोष्ठक में। अब 625 को 16 से गुणा करेंगे तो देखिए 16 का पहाड़ा सबको आता है ना, आता है सबको, हाँ ठीक है, सबको याद नहीं चाहिए। 19 तक 20 तक पहाड़े सबको अगर याद है तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाती है गणित, और जिसको अधिक याद है वो और भी अच्छी बात है। और ये छुट्टियां चल रही है आपकी, इन छुट्टियों में आप ज्यादा से ज्यादा पहाड़े याद कर सकते हैं, उनका दोहरान कर सकते हैं। 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल लगी 4, 16 छिक्के 96 और 4 कितने हो गए, 96 और 4 100। तो इस तरह से देखिए 625 को हमने 16 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हो गया, 10,000। अब 10,000 को 279 से गुणा करना कितना आसान है, देखो बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके आगे 10,000 में कितने शून्य हैं, यहाँ पर देखिए 4 शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से क्या प्राप्त हो गया हमको, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,90,000। यही क्या है हमारा उत्तर। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हमको संख्याएं एक साथ लिखनी है। पहले वो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए या और कोई ऐसा गुणा आ जाए, और फिर दूसरी संख्या को उससे गुणा करके अर्थात शून्य लगा के लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमको कुछ सवाल इस तरह से दिए गए हैं जिनमें गुणा का निशान भी है, जोड़ का भी है और बाकी का निशान भी हो सकता है। तो उनको उसी संक्रिया के अनुसार करना है। आप सबको ध्यान होगा गुणा और जोड़ का निशान जब एक साथ दिया जाता है तो पहले हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो पहले हम करेंगे गुणा को, और उससे भी पहले अगर हमको संक्रिया देखनी है, जैसे ये पूरी एक संख्या मानी जाएगी क्योंकि ये दोनों गुणा हो रही है, और ये पूरी एक मानी जाएगी। तो देखिए इस संख्या में और इस एक संख्या में
297 इधर भी आ रहा है और 297 प्लस के इधर भी आ रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन। जो संख्या दी गई सभी संख्याओं में होती है वो कहलाती है कॉमन संख्या, अर्थात उसका मैं से भी कह सकते हैं इसको। तो 297 को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और लगा देंगे कोष्ठक। अब यहां से 297 बाहर आ चुका है तो यहां पर क्या रह गया, 17 रह गया। प्लस का निशान लगाएंगे, यहां से भी बाहर आ चुका है कॉमन, तो क्या रह गया, यहाँ पर 3 रह गया। तो 297 और 17 प्लस 3 कोष्ठक, और इसके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब कौन सा लगाना है, गुणा का लगाना है। 17 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब 297 को क्या करना है, 20 से गुणा करना है। पहले तो एक शून्य लगा दीजिए आप, फिर 2 को गुणा करेंगे 7 से, 2 सत्ते 14 की, 4 हासिल लगी 1, 2 निम्न 18 और 1 19 की, 9 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरह से कितना प्राप्त हो गया, 5940। ये हमारा हो गया इसका पहला भाग, जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए, और कोष्ठक में जो संख्याएं बच जाती है उनको लिख लीजिए, फिर प्लस और माइनस के निशान के अनुसार उसको आगे हल कीजिए। अब देखिए तीसरे के ही डीवें भाग में, इसमें हमको 3 संख्याएं इधर दी गई है, 3 संख्याएं इधर दी गई है। तो अभी जो हमने नियम का उपयोग किया था, ध्यान दीजिए, ए बी और सी तीनों में यही नियम उपयोग में आएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वितरण गुण। संख्याएं हमको वितरण करके दी हुई थी, इसको हमने क्या कर दिया, एकत्र कर दिया वापस। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि हमने कौन सी नियम की सहायता से हल किया, ऊपर वाले को वितरण गुण की सहायता से। अब ये ए बी सी एक जैसे हैं, डी में देखिए हमको कुछ अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कोई भी संख्या समान नहीं है अभी यहाँ पर, और 2 की बजाय हमको यहाँ पे 3 संख्याएं, यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी 2 संख्याओं को एक साथ गुणा कर दें कि जिससे हमारे को आगे हल करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा इकाई के स्थान पे। यहाँ हम 5 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 5 आएगा। तो इस तरह से हम पहले इसको गुणा करेंगे और इसको ऐसे के ऐसे रहने देते हैं। तो 5 पंजे 25 की, 5 हासिल लगी 2, 5 चौके 20 और 2 22 की, 2 हासिल लगी 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की, 2 हासिल लगी 4, 5 दिया 15 और 4 19। तो ये हो गया 19,225। और 782 को हमको लिखना है ऐसे के ऐसे ही प्लस। अब 769 और 25 गुणा करेंगे, 25 नम्मे 200, 25 की 5 हासिल लगी 22। 25 का पढ़ा याद है ना सबको, नहीं याद है तो याद कर लीजिए क्योंकि आसानी से गुणा हो जाएगा। तो 25 नम्मे 225 की 5 हासिल लगी 22, 25 छिक्के 150, 150 और 22, हाँ बताइए आप कितने हो गए, 172। शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ पर आएगा 2 हासिल लगी 17, 25 सत्ते 175, और 175 में हासिल कितना था, 17 जोड़ देंगे। 175 में 17 जोड़िए फटाफट, सब जने जोड़िए। 175 और 17 कितने हो गए, हाँ शाबाश। तो 175 में 17 जोड़ो तो कितना प्राप्त हो गया, 192, और ये रह जाएगा 218 ऐसे के ऐसे ही। तो अब देखिए अभी हमारा सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह बन गया है। यहाँ पर भी अपने पास में है 1,19,225, यहाँ पर भी है 19,225। दोनों संख्याओं में जैसे यहाँ पर 297 उभयनिष्ठ था, यहाँ पर उभयनिष्ठ आ गया 19,225। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि 2 संख्याओं को इनको गुणा किया लिखा, इन 2 को गुणा करके लिखा। तो इस तरह से अब हम इसमें उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ले सकते हैं। 19,225 यहाँ से बच जाएगा 782 और यहाँ से बच जाएगा 218। अब 782 में 218 आप सबको जोड़ना आता है, फटाफट जोड़िए जल्दी। 19,225 और 782 में कितना जोड़ना है आपको, 218। इसकी भी देखिए एक ट्रिक होती है
82 में 18 जोड़िए, पूरे 100 हो गए, 7 और 2 9, 900 और 100 कितने हो गए, पूरे 1000। अर्थात 782 में अपन 218 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1000। नहीं तो आप इकाई, दहाई और सैकड़े को अलग अलग जोड़ के लिख लीजिए, वही जोड़ आना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे जोड़ें कि हमारे को उत्तर जल्दी से जल्दी और सही प्राप्त हो। अब 1000 से गुणा करने में क्या करते हैं, संख्या ऐसे कैसे रहेगी, क्योंकि 1000 है और इसके आगे हम लिख देंगे 3 शून्य, 19,225 के आगे कितने शून्य लगा देंगे, 3। तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न में ए बी सी इस तरह से, और जो डी है वो सबसे अलग है, तो उसको हमको इस तरह से हल करना है। प्रश्न नंबर अब अगला है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें क्या करना है, हमको उपयुक्त गुणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें जो हमने गुण पढ़े हैं इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले, जिसने भी वो गुण नहीं पढ़े हैं कृपया अपनी पुस्तक में से पहले उन गुणों को पढ़ ले, और जो उदाहरण होते हैं प्रश्नावली से पहले उनको जरूर करना चाहिए अपनी रफ कॉपी में, ताकि आपको प्रश्नावली के जब भी आप सवाल करें उनको बहुत आसानी से समझ सकें। तो देखिए, अब अभी हमने तीसरे प्रश्न में पढ़ा था वितरण गुण, जिसमें हमको संख्याएं पहले से ही वितरित करके दी हुई थी। अब ये लिखी हुई है संख्या 738 गुणा 103। इसमें क्या ध्यान रखना है, जो संख्या होती है हमारे 100 के पास में, उसको हम 100 के 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 100 के पास में भी हो सकती है, 1000 के पास में भी हो सकती है, 10,000 के पास में भी हो सकती है। तो देखिए, और ऐसी संख्या को तोड़ना है जिससे हमको गुणा करने पर आसानी हो। तो देखिए 103 के हम 2 टुकड़े कर देंगे, 100 प्लस 3। तो देखिए 738 गुणा 100 प्लस 3 अर्थात कितना होता है, 103। अभी कोष्टक के बाहर ये संख्या है 738, अर्थात इन दोनों में से हमने क्या कर रखा है, 738 को कॉमन लेके बाहर निकाल रखा है। बिल्कुल पिछले सवाल के उल्टे तरीके से करेंगे इसको हम, 738 को वापस क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। कोष्टक के बाद जो भी संख्या होती है उसको कोष्टक के अंदर ले जाते हैं, तो वो पहली संख्या से भी गुणा होगी और वो दूसरी से भी गुणा होगी, और अगर और कोई संख्या होगी तीसरी चौथी तो वो उनसे भी गुणा होगी। लेकिन अभी केवल यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो 738 को पहले गुणा करेंगे हम 100 से, प्लस का निशान है, फिर 738 को गुणा करेंगे 3 से। अब किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे क्या करते हैं, हम क्या लगा देते हैं, 2 शून्य लगा देते हैं। तो 73,800 प्लस 738 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगी, 2 3 तिया 9 और 2 11 की 1 हासिल लगी, 1 3 7 21 और 1 22। तो 73,800 में हमको कितना जोड़ना है, 2,214। तो देखिए अब सवाल सरल हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि इससे गुणा करते तो थोड़ा कठिन पड़ता। अब हमने क्या किया, इसको 2 भागों में तोड़ा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग कर। तो यहाँ पर हमने कौन से गुण का प्रयोग किया है, वितरण गुण का, कि 738 को हमने इन दोनों संख्याओं में, पहले इसको हमने 2 भागों में बांटा, फिर 738 को क्या किया, हमने उसके साथ वितरित कर दिया। तो 73,800 को जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान रखना है इकाई में इकाई जोड़नी है, दहाई में दहाई। तो 4 और 0 4, 1 और 0 1, 2 और 8 10 की 0 हासिल लगी 1, फिर 1 और 2 3 और 3 6 और 7 ऐसे के ऐसे। तो 73,800 में हमने जोड़ दिया 2,214, तो कितना प्राप्त हो गया, 76,014। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर भी 258 और एक संख्या दी हुई है 1008, तो इसको हमको 2 भागों में तोड़ना आसान रहेगा। तो हम किस में करेंगे वितरण गुण का उपयोग, 1008 में 258 रहेगा ऐसे के ऐसे। अब जैसे 103 को हमने लिखा था 100 प्लस 3, ऐसे ही 1008 को क्या लिखेंगे, हाँ बताओ, 1000 प्लस शाबाश 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 1000 प्लस 8। अब 258 को क्या करना है, 1000 से भी गुणा करना है, और 258 को 8 से भी गुणा करना है। तो 1000 से गुणा करना तो बहुत आसान, 258 के आगे लगा देंगे 000,
और 258 को 8 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 पंजे 40 और 6 बताओ 46 की 6 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20। तो कितना प्राप्त हो गया, 258 को 8 से गुणा किया तो 2064। अब 25 ये हमारे पास है 2,58,000, इसमें जोड़ देंगे 2064। वही ध्यान रखना, जो भी इकाई में इकाई दहाई में दहाई सीधे नहीं जोड़ सकता है वो क्या करो, संख्या को एक के नीचे एक लिख लो। बस ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई आनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई। देखिए अगर बता रहा हूं आपको कि जैसे हमारे को ये संख्या है, अब इसमें हमको जोड़ना है 2064, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। कई भैया क्या करते हैं इधर से लिखना शुरू करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। फिर करना है आपको जोड़, तो 0 और 4, 4 0 और 6, 6 0, 8 और 10, 10 की 0 हासिल लगी, 1 और 5, 6 और 2 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 2,60,064। तो यहां हम लिख देंगे कि यहां हमने वितरण गुण का प्रयोग किया है, क्योंकि हमने को जो दो संख्या दी हुई थी उसको हमने कितने में बांटा, 3 में बांटा, और फिर 3 से हमने क्या किया उसको 4 में बांटा। तो इस तरह से वितरण कर दिया। तो इस प्रकार कोई भी सवाल आए उसमें आप देखिए 100 और 1000 या 10,000 वाली संख्या है, उसको आप 2 भागों में बांटने की कोशिश कीजिए, उससे सवाल आसान रहेगा दूसरे को बदलने की तुलना में। तो इसका अच्छी तरह अभ्यास करना है, और जो इसके जो बाकी दोनों भाग हैं उनको भी आपको ढंग से करना है। प्रश्न नंबर 5 हमारे को इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्न अर्थात उसमें हमको कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन अर्थात मंगलवार को उसने भरवाया 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। तो ये बोल रहा है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर है तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, ये हमको ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए कैसे इसकी इबारत लिखेंगे और कैसे इसको हल करेंगे। तो सोमवार को पेट्रोल भरवाया, बराबर 40 लीटर। फिर अगले दिन अर्थात मंगलवार को उसने पेट्रोल भरवाया है 50 लीटर। तो लिख देंगे इस तरह से आपको इबारत लिखनी है, क्योंकि अब आप 6ठी क्लास में आ गए हैं तो बड़ी क्लासों में इबारत भी लिखनी पड़ती है पूरी पूरी। बराबर 50 लीटर, इसलिए कुल पेट्रोल भराया बराबर, अब कुल आ गया तो क्या करना है हमको, दोनों को जोड़ देना है। तो 40 और 50 को जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा 90 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य उसने दिया हुआ है 44 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 44 रुपए। और हमको उसने पूछा है कि बताओ उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो सबसे पहले हमने कुल पेट्रोल निकाल लिया, कितना व्यय किया 90 लीटर। अब इस 90 लीटर पेट्रोल पर उसने कितने रुपए खर्च किए ये हमको निकालने हैं। तो 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है और 90 अर्थात अधिक का ज्ञात करना है। तो जब एक से अधिक का मूल्य निकालते हैं तो कौन सी संक्रिया करते हैं, गुणन संक्रिया। तो इसलिए 90 लीटर
पेट्रोल का मूल्य बराबर क्या करना है, 44 को 90 से गुणा। और इसमें भी देखो क्या आ गया, एक शून्य आ गया, तो एक शून्य आप पहले ही लगा लीजिए। अब कितना आसान हो गया, 9 से गुणा करना है इसको। 9 का पाड़ा सबको आता है, 9 चौके 36, 36 का 6 हासिल लगी 3, 9 चौके 36, 36 और 3 39। तो उसने कुल कितने रुपए व्यय कर दिए। आजकल आपको ध्यान है रुपए ऐसे लिखते हैं हम, नया प्रतीक हमारा क्या है, रुपए का। रै को लिखकर उसको हम काट देते हैं बीच में से, तो ये क्या हो जाता है, रुपए का निशान। तो इस तरह से उसने पेट्रोल पर कुल मूल्य कितना व्यय कर दिया, 3960 रुपए। तो इंपॉर्टेंट क्यों है प्रश्न, क्योंकि पहले हमको निकालना है कि कुल कितना पेट्रोल भराया, फिर 1 लीटर मूल्य के दर से हमको क्या निकालना है, 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य निकालना है। तो लिख देंगे अतः उसने पेट्रोल पर कितने रुपए व्यय किए, 3960 रुपए व्यय। यही हो गया हमारा उत्तर। अगला प्रश्न 6 है कि कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है। तो हम लिख लेंगे सुबह दूध दिया बराबर 32 लीटर। इसी तरह वो शाम को भी दूध देता है उसको, तो लिख लेंगे शाम को दूध दिया, कितना लीटर दूध दिया है सब देखिए। शाम को उसने दूध दिया है 68 लीटर, तो यहां लिख देंगे 68 लीटर। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि दूध का भाव यदि 45 रुपए प्रति लीटर है, तो बताओ प्रतिदिन वो उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले हम निकाल देंगे कि सुबह और शाम अर्थात पूरे एक दिन में उसने कितना दूध दिया। इसलिए एक दिन में दूध दिया बराबर, दोनों का जोड़ हो जाएगा यहाँ पर भी, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी, 1 और 3 4 और 6 10। तो एक दिन में उसने कितना दूध दिया है, 100 लीटर दूध दिया उस होटल में। अब हमको 1 लीटर मूल्य दिया हुआ है 45 रुपए। दूध का मूल्य, वो भी कितने लीटर दूध का, 1 लीटर। तो 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर है 45 रुपए। तो हमको ज्ञात करना है कि बताओ उसने कुल कितने मूल्य का दूध बेचा, अर्थात उसको कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो उसने कुल कितना दूध बेचा एक दिन में, 100 लीटर। तो लिख देंगे इसलिए 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर 45 गुणा 100 बराबर 4500 या 4500 रुपए। तो अर्थात उसको कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, 4000 रुपए, 4500 रुपए प्राप्त हुए। तो इस तरह से इबारती प्रश्नों में क्या करना होता है, हमको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, पहले सवाल को, और फिर जो जो हमको दिया गया है वो लिखना है, और जो उसने पूछा है उसके अनुसार हमको क्रिया करनी है। तो पहले हमने कुल दूध की मात्रा निकाल ली, फिर 1 लीटर की जो दर थी उससे उस पूरे दूध की मात्रा को गुणा करके कुल जितने रुपए उसको धनराशि प्राप्त हुई वो ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार आज प्रश्नावली 2.2 हमारी पूरी हुई। तो इस प्रश्नावली के सवालों को आपको बहुत ध्यान से पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, और उसके बाद इसको दोबारा पुनः देखते हुए इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखिए, जिससे कि जब आप इनको अपने स्कूल में चेक कराएं तो उनमें कोई भी अशुद्धि या गलती नहीं निकले। आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आपको इसके नए वीडियो के बारे में पहले से ही पता पड़ सके। धन्यवाद।